गुड इवनिंग प्यारे साथियों। कैसे हो आप सभी। आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र पर मैं आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, हमने एचएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की सीरीज शुरू की थी और आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए प्यारे साथियों, इस प्यारे से सेशन की शुरुआत करते हैं। देखो, हरियाणा जीके प्रैक्टिस सेट 14, तो ये हमारी 14वीं क्लास रहने वाली है। इससे पहले मैं 13 क्लास अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म पर करवा चुका हूं। कोई भी साथी अगर नया आया है तो वो जाकर प्ले लिस्ट में हरियाणा सीईटी ग्रुप डी 2023 के नाम से प्ले लिस्ट हमने बना रखी है, वहां पे 13 क्लासों को देख सकता है। तो चलिए आज के इस प्यारे से सेशन की शुरुआत करते हैं। और ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध कहां पे हुआ था। तो इस युद्ध के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि ये कहां पे हुआ था। पानीपत में हुआ था। पानीपत में 3 ऐतिहासिक लड़ाइयां लड़ी गई थी। पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को, दूसरी 5 नवंबर, कल मैंने बताया था 5 नवंबर 1556 को, और तीसरी 14 जनवरी 1761 को हुई थी। ठीक है। अब देखो, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो प्रसिद्ध युद्ध है वो पानीपत में हुआ। लेकिन इससे पहले भी एक युद्ध हुआ था जिसका हम नाम पढ़ते हैं हिसार का युद्ध। ठीक है। तो आपको आंसर करना है हिसार का जो युद्ध है ये कब हुआ था। ठीक है। इसकी डेट एग्जाम में पूछी जाती है। और ये युद्ध किसने लड़ा था, इस युद्ध के बारे में हमें जानकारी कौन देता है। ठीक है। तो इसका आप आंसर करेंगे। देखो, हिसार के युद्ध की बात करें तो ध्यान रखेंगे ये युद्ध लड़ा गया था 26 फरवरी 1526 को ये लड़ा गया था। ठीक है। कब? 26 फरवरी 1526 को। और ध्यान रखेंगे ये युद्ध किसने लड़ा था, तो ये युद्ध लड़ा था हुमायूं के द्वारा। युद्ध को लड़ा गया था किसके द्वारा? हुमायूं के द्वारा। देखो, दिसंबर 1525 में जब बाबर की सेना पंजाब प्रांत में पहुंची, तभी बाबर को खबर लगती है कि मेवात और हांसी की बड़ी सेना इब्राहिम लोदी का साथ देने के लिए, यानी कि बाबर के खिलाफ युद्ध मैदान में उतरेगी। तो उसी को रोकने के लिए बाबर ने किसको भेजा था? हुमायूं के भेजा था। ठीक है। और हुमायूं ने लड़ा था कौन सा युद्ध? हिसार का युद्ध लड़ा था हुमायूं ने। ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछ ले किसके बीच लड़ा था, तो हमीद खां और सागा खां का ध्यान रख लेंगे। किसका? हमीद खां। और दूसरे जो व्यक्ति थे उनका नाम था सागा खां। इन्हीं के साथ हुमायूं युद्ध लड़ता है। अब देखो, जानकारी है वो हमें कौन देता है? वो देती है एक पुस्तक है जिसका नाम रहेगा बाबरनामा। ठीक है। जिसको हम तुजुक ए बाबरी भी कहते हैं। अब बात आती है कि इसकी रचना किसने की थी, तो ध्यान रखेंगे ये लिखी गई थी बाबर के द्वारा। किसने लिखा था? बाबर ने लिखा था। और बाबर ने ये बताया कि जो हिसार का युद्ध है ये हुमायूं की जिंदगी का पहला युद्ध था। ठीक है। यही जो बाबरनामा है वो हमें और क्या जानकारी देती है, तो आपसे पूछेगा कि बताओ हरियाणा का प्रसिद्ध शहर नारनौल। ठीक है। इस नारनौल के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है, तो वो भी हमें बाबरनामा देता है। ठीक है। और यही बाबरनामा है, इसमें बताया कि भाई बाबर के समय में जो नारनौल है, ठीक है, इस नारनौल में क्या लगती थी, तो नारनौल में कपास की सबसे बड़ी मंडी, कपास की क्या लगती थी, तो ध्यान रखेंगे कपास की सबसे बड़ी मंडी लगा करती थी। समझ गए? सबसे बड़ी मंडी। और उसके बाद आपको पता है कि भाई 1526 यानी कि पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। कब? पहला युद्ध लड़ा गया था ये 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और बाबर ने यहाँ पे किसका प्रयोग किया था? तोपों का प्रयोग किया था। और ध्यान रखेंगे बाबर ने युद्ध जीतते ही किस चीज का निर्माण करवाया था यहाँ पे, तो ध्यान रखेंगे काबुली बाग और काबुली बाग मस्जिद का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। किसका निर्माण? काबुली बाग मस्जिद का। और इससे क्वेश्चन क्या बनेगा, आपसे पूछेगा कि मुगल साम्राज्य की हरियाणा में सबसे पुरानी इमारत कौन सी है, तो ये जो काबुली बाग मस्जिद है यही क्या रह जाएगी, तो ध्यान रखेंगे मुगल साम्राज्य की सबसे पुरानी, मुगल साम्राज्य की सबसे पुरानी इमारत है। क्या है? सबसे पुरानी इमारत, जो कि पानीपत में रहेगी, जिसका निर्माण करवाया था पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे जो बाबर है उसको बागवानी का बड़ा शौक था। किसका शौक था? बागवानी का शौक था। किसको? बाबर को। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अंतरिक्ष अभियान में कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी, तो इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है कि कल्पना चावला की अगर मैं जन्म की बात करूं तो इसका जन्म कब हुआ था? 1961 को। उसके बाद ये अंतरिक्ष में गई थी। कहां पे गई थी?
अंतरिक्ष में गई थी, अंतरिक्ष की रानी भी इसे कहा जाता है। और अंतरिक्ष में कौन सी एजेंसी की तरफ से गई थी, तो ध्यान रखेंगे नासा की तरफ से गई थी। नासा यूएसए की स्पेस एजेंसी है। और आपसे पूछेगा नासा में कल्पना चावला का चयन कब हुआ था, तो ध्यान रखेंगे 1994 में इसका चयन होता है। उसके बाद ये अंतरिक्ष में कुल कितनी बार गई, तो आप कहोगे अंतरिक्ष में गई थी कुल 2 बार। और फिर आपसे पूछ लिया जाए कल्पना चावला प्रथम बार अंतरिक्ष में कब गई थी, तो ध्यान रखेंगे प्रथम बार गई थी 1997 में। और दूसरी बार इसने उड़ान कब भरी थी, तो ध्यान रखेंगे 16 जनवरी 2003 को। ठीक है, कब गई थी, 16 जनवरी 2003 को। और किस विमान से जाती है ये, ध्यान रखेंगे विमान का नाम था कोलंबिया विमान। ठीक है, क्या था, कोलंबिया विमान, समझ गए। और उसके बाद बताया जाता है कि भाई ये जो कोलंबिया विमान है ये 1 फरवरी 2003 को क्या हो जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। ठीक है, दुर्घटनाग्रस्त। और इसी में कल्पना चावला की मृत्यु हो जाती है। तो अंतरिक्ष अभियान में कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी, 1 फरवरी 2003 को हुई थी। ठीक है, और ध्यान रखेंगे अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि कल्पना चावला तारामंडल कहां पे रहेगा, क्या कल्पना चावला तारामंडल है ये हरियाणा में कहां पर रहेगा, तो ध्यान रखेंगे ये रहेगा हमारा कुरुक्षेत्र। 360 संगमों का तीर्थ कुरुक्षेत्र धर्मनगरी, कुरुक्षेत्र में। और ये किसको समर्पित है, ये राष्ट्र को समर्पित है। ठीक है, राष्ट्र को समर्पित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो देखो ये तो आप सभी जानते होंगे हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे, धर्मवीर थे। ठीक है, इसका अगर शासनकाल पूछ लिया जाए तो विद डेट ध्यान रखेंगे 1 नवंबर 1966 से लेकर 14 सितंबर 1967 तक इसका कार्यकाल रहा है। कब तक, 1967 तक। और इसको हम मिलाएं तो ये लगभग कितने महीने बैठता है, तो ध्यान रखेंगे लगभग 10 महीने शासनकाल रहा है किसका, तो वो राज्यपाल के रूप में डॉक्टर धर्मवीर का। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा के सबसे लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहे, हरियाणा के सबसे लंबे समय तक अगर आपसे पूछ लिया जाए राज्यपाल कौन रहे हैं, तो उनका नाम है वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। ठीक है, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, जो कि कहां से आते थे, ये आते थे पश्चिम बंगाल से, वेस्ट बंगाल से, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कहां से, वेस्ट बंगाल से। और इसका शासनकाल कब से कब तक रहा था, तो ध्यान रखेंगे 15 सितंबर से लेकर और 26 मार्च। ठीक है, 26 मार्च, 15 सितंबर 1967 से लेकर 26 मार्च 1976 तक रहा था। ठीक है, और बीएन चक्रवर्ती ऐसे राज्यपाल रहे हैं, हरियाणा के ऐसे राज्यपाल अगर आपसे पूछ ले कि जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, कार्यकाल के दौरान इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, हरियाणा के ऐसे राज्यपाल जो हरियाणा के राज्यपाल के साथ साथ है जो हमारा हाई कोर्ट है उसमें मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। ठीक है, और ध्यान रखेंगे वो 2 राज्यपाल, एक का नाम तो है एस एस नरुल्ला। ठीक है, और दूसरे का सॉरी आर एस नरुल्ला। ठीक है, एक का नाम है आर एस नरुल्ला और दूसरे का नाम है एस एस संगवालिया। ठीक है, एस एस संगवालिया। तो आप नरुल्ला और संगवालिया को ध्यान रखेंगे, ये हरियाणा के 2 ऐसे राज्यपाल हैं जो राज्यपाल के साथ साथ हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद पर भी रह चुके हैं। ठीक है, तो वो कौन हो जाएंगे, आर एस नरुल्ला और एस एस संगवालिया का नाम है, वो ध्यान रखेंगे। वर्तमान में अगर पूछ ले राज्यपाल कौन है, अगर आपसे पूछ लिया जाए वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल, तो इसको तो सभी जानते होंगे, बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, इसकी नंबरिंग जरूर ध्यान रखेंगे, नंबरिंग पूछी जाती है एग्जाम में। ये हरियाणा के 18वें राज्यपाल हैं, तेलंगाना हैदराबाद से ये आते हैं, कौन, बंडारू दत्तात्रेय। उसके बाद हरियाणा में भैंस की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है, तो आपको पता ही है कि भाई हरियाणा में इसको काला सोना के नाम से जाना जाता है, और वो कौन सी हो जाएगी, मुर्रा नस्ल की भैंस जिसको काला सोना कहा जाता है। ठीक है, कौन सी, मुर्रा नस्ल की भैंस है, ये प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे कि भाई हरियाणा में भैंसों की जो अधिकता है, भैंसों की अधिकता ये किस जिले में रहेगी, भैंसों की अधिकता, और आपसे पूछ ले कि भाई जो मुर्रा नस्ल की भैंस है उसकी अधिकता, मुर्रा नस्ल की
भैंसों की अधिकता कहां पे रहेगी, ठीक है। तो इन दो क्वेश्चनों को आप याद रखेंगे। अगर भैंसों की अधिकता पूछ ली जाए हमसे तो हमारा आंसर आएगा हिसार में सबसे ज्यादा भैंस रहेंगी, हरियाणा में। मुर्रा नस्ल की भैंसों की अधिकता पूछ ले तो ये कहां पे रहेंगी, जींद में रहेंगी। और आप जानते भी हैं कि जींद को हम किस नाम से जानते हैं, दुग्ध नगरी के नाम से जाना जाता है। हरियाणा का कौन सा जिला, जींद जिला। अब हरियाणा का हिसार जिला किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखेंगे इसको हमें इस्पात नगरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसको हमें स्टील सिटी के नाम से जानते हैं। इस्पात नगरी, स्टील सिटी या फिर मैग्नेट सिटी के नाम से हरियाणा का कौन सा जिला जाना जाता है, हिसार जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे। उसके बाद हरियाणा दिवस कब बनाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का तो शायद बताने की जरूरत ही ना है, सभी को पता है कि भाई 1 नवंबर को बनाया जाता है हरियाणा दिवस। हरियाणा कब बना था, तो ध्यान रखेंगे 18वां संविधान संशोधन। बड़ा कंफ्यूज करता है एग्जाम में ये छोटे छोटे क्वेश्चन। 18वें संविधान संशोधन के तहत हरियाणा राज्य बना था और किस राज्य के रूप में उभर के आया था, तो ध्यान रखेंगे 17वें राज्य के रूप में हरियाणा उभर के आया था। हरियाणा से ठीक पहले कौन सा राज्य बना था, तो ध्यान रखेंगे वो राज्य बना था 1963 में और राज्य का नाम था नागालैंड। हरियाणा के ठीक बाद 1971 में वो राज्य कौन सा बना था, हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य बना था, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मंजी साहिब जो गुरुद्वारा है वो कहां पर स्थित है, तो देखो मंजी साहिब गुरुद्वारे हरियाणा में 4 जगह पे रहेंगे, ठीक है। और ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा, अंबाला हो जाएगा। तो इन गुरुद्वारों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं आपसे पूछूंगा कि भाई हरियाणा में गुरुद्वारों का शहर किसे कहा जाता है, हरियाणा में गुरुद्वारों का शहर किसे कहा जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा कि भाई हरियाणा में सबसे ज्यादा गुरुद्वारे कहां पर स्थित हैं, ठीक है, गुरुद्वारे कहां पर स्थित है। फिर आप मेरे को बताएंगे श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा कहां पर स्थित रहेगा, कौन सा, श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा कहां पर स्थित रहेगा। उसके बाद आप मेरे को बताएंगे कि भाई गुरुद्वारा मंजी साहिब कहां पे रहेगा, गुरुद्वारा मंजी साहिब हरियाणा में कहां पर स्थित है। उसके बाद आप बताएंगे मेरे को गेंदसर गुरुद्वारे के बारे में, गेंदसर गुरुद्वारा हरियाणा में कहां पर स्थित है। फिर आप मेरे को बताएंगे मरदो साहिब गुरुद्वारा, कौन सा, मरदो साहिब गुरुद्वारा ये हरियाणा में कहां पर स्थित है। फिर आप मेरे को आंसर कर सकते हैं कि सूरजकुंड गुरुद्वारा है ये हरियाणा में कहां पर स्थित है। सूरजकुंड के बाद आप मेरे को बता सकते हैं शीशगंज गुरुद्वारे के बारे में, शीशगंज गुरुद्वारा हरियाणा में कहां पर स्थित है। उसके बाद अपन बात करें दशमेश गुरुद्वारे की, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दशमेश गुरुद्वारा है ये हरियाणा में कहां पर स्थित है, ठीक है। तो चलो इन्हीं गुरुद्वारों के बारे में आप आंसर करेंगे। सबसे पहला गुरुद्वारा रखते हैं, गुरुद्वारों का शहर देखते हैं। गुरुद्वारों का शहर किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है कैथल को, ठीक है। कैथल हनुमान नगरी के नाम से भी जानी जाती है। सबसे ज्यादा गुरुद्वारे कहां पे हैं, तो ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा गुरुद्वारे रहेंगे हमारे अंबाला जिले में। श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा कहां पे स्थित है, तो ये कैथल में स्थित रहेगा श्री मंजी साहिब के नाम से। गुरुद्वारा मंजी साहिब कहां पे रहेगा, तो ये लाखन माजरा का नाम ध्यान रखेंगे, लाखन माजरा रोहतक में स्थित रहेगा। और ध्यान रखेंगे सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जब अपनी शहीदी देने के लिए जा रहे थे तो 13 दिन ठहरने का काम किया था, कहां पर, तो इसी गुरुद्वारे में लाखन माजरा नामक स्थान पे 13 दिन ठहरे थे सिखों के 9वें गुरु। गेंदसर गुरुद्वारा कहां पर है, तो ध्यान रखेंगे ये अंबाला में रहेगा, ठीक है। गुरु गोविंद जी का ननिहाल हुआ करता था अंबाला। मरदो साहिब गुरुद्वारा ये भी हमारा कहां पर रहेगा, अंबाला में स्थित रहेगा। सूरजकुंड गुरुद्वारा, अब देखो सूरजकुंड के नाम से जगह, सूरजकुंड के नाम से मेला, सूरजकुंड के नाम से झील, ये हमारे हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित है। लेकिन सूरजकुंड के नाम से गुरुद्वारा पूछ ले तो ध्यान रखेंगे ये गुरुद्वारा हमारा अंबाला में स्थित होगा। कहां पर स्थित होगा, अंबाला में। शीशगंज गुरुद्वारे की अगर आप बात करें
तो ये गुरुद्वारा भी हमारा कहां पर है, अंबाला में है। गुरु तेग बहादुर की जब क्या नाम है शहीदी देने गए थे, शहीदी ली गई, यानी कि जब उसका सर कलम किया गया था तो उसको पंजाब पहुंचाना था। और ध्यान रखेंगे शीशगंज गुरुद्वारा आज के दिन जहां पे है वहां पे गुरु तेग बहादुर का सर रखा गया था, ठीक है। दशमेश गुरुद्वारा कहां पर रहेगा, तो ये हमारा नारनौल में स्थित है। कहां पे है, नारनौल में। और नारनौल किस जिले में, महेंद्रगढ़ जिले में आता है, ठीक है। तो दशमेश गुरुद्वारा, दशमेश मतलब सिखों के 10वें गुरु, गुरु गोविंद से संबंधित है। अब देखो मंजी साहिब गुरुद्वारे से किसका संबंध है, सिखों के कौन से गुरु का संबंध है, तो ये जो अंबाला वाला है ना, इससे ध्यान रखेंगे। सिखों के छठे गुरु थे जिनका नाम था हर गोविंद। किसका नाम ध्यान रखेंगे, हर गोविंद का। और एक सिखों के 10वें गुरु थे जिनका नाम था गुरु गोविंद, उसी से संबंधित है अंबाला वाला मंजी साहिब गुरुद्वारा। बताया ये जाता है जब भी गुरु हरगोविंद जी ग्वालियर की यात्रा पे जाते थे तो इस मंजी साहिब गुरुद्वारा अंबाला में ठहर के जाते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चीजों को याद रख सकते हो। आज हमने इसकी लोकेशन देख ली, फिर कभी क्वेश्चन आएगा तो हम देख लेंगे कौन सा किस गुरु से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे। उसके बाद हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुस्ती किससे संबंधित है, तो आपको ये बताना है गीता जुस्ती है ये क्या खेल खेलती है, तो आपको पता है जी ये दौड़ से संबंधित रहेगी, यानी कि ये एथलीट रहेगी। इसका संबंध कहां से आता है, तो इसका संबंध आता है गुरुग्राम जिले से, ठीक है। एक खिलाड़ी आते हैं हमारे पास प्रीतम रानी सिवाच करके, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे किसके बारे में, प्रीतम रानी सिवाच। इसका संबंध हरियाणा के किस जिले से है और किस खेल से है। एक हमारे पास नाम आता है अनुराधा बेनीवाल का, किसका, अनुराधा बेनीवाल। कौन सा खेल खेलती है और किस जिले से आती है। एक नाम आता है ममता खरब का, किसका, ममता खरब। कौन सा खेल खेलती है और हरियाणा के किस जिले से आती है। इसी सूची में हम बात करें तो एक नाम आता है विकास कृष्ण यादव का, किसका, विकास कृष्ण यादव। कौन सा खेल खेलते हैं और किस जिले से ये संबंध रखते हैं। इसी प्रकार से हम बात करें तो एक नाम आता हमारे पास सविता पुनिया का, ठीक है। सविता पुनिया कौन सा खेल खेलती है और किस जिले से रहेगी। इसी प्रकार से रानी रामपाल के बारे में ध्यान रखेंगे, किसके बारे में, रानी रामपाल के बारे में। और एक नाम आप ध्यान रखेंगे रितु रानी के बारे में, ठीक है, रितु रानी के बारे में। और एक नाम आप ध्यान रखेंगे दीपा मलिक के बारे में, किसके बारे में, दीपा मलिक के बारे में। चलिए क्वेश्चनों को करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रीतम रानी सिवाच भाई हॉकी खेलती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये आती है गुरुग्राम जिले से। किस जिले से संबंध है इसका, गुरुग्राम जिले से। अनुराधा बेनीवाल की बात करें तो ये शतरंज की खिलाड़ी रहेंगी, शतरंज। और किस जिले से आती है ये, रोहतक जिले से आती है। इसकी एक रचना रहेगी, एक कविता भी रहेगी, आजादी के ब्रांड। एग्जाम में पूछी गई थी किसकी रचना है, तो आजादी के ब्रांड अनुराधा बेनीवाल, ये रखेंगे। ममता खरब की बात करें तो ध्यान रखेंगे ममता खरब का संबंध रहेगा किससे, तो ये हॉकी खेलती है, ठीक है। हरियाणा की गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है और रोहतक से संबंधित रहेगी। उसके बाद विकास कृष्ण यादव की बात करें तो ये बॉक्सिंग के प्लेयर हैं, किसके, बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं। और बॉक्सिंग कहां पे, तो इसका जन्म तो हिसार में हुआ था लेकिन संबंध भिवानी से। सविता पुनिया, तो सविता पुनिया का संबंध भाई हॉकी से रहेगा। और ध्यान रखेंगे सविता पुनिया हॉकी में क्या रहेगी, गोलकीपर रहेगी। और जो सविता पुनिया है इसको सिरसा जिले की ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था, ठीक है। कहां से आती है ये, तो ये आती है सिरसा जिले से। किस जिले से, सिरसा जिले से। उसके बाद रानी रामपाल की बात की जाए तो रानी रामपाल भी किस क्या खेल खेलती है, हॉकी खेलती है। और ध्यान रखेंगे ये कहां से आती है, शाहाबाद कुरुक्षेत्र से। और ध्यान रखेंगे शाहाबाद कुरुक्षेत्र को हॉकी का गढ़ कहा जाता है। उसके बाद रितु रानी की बात करें तो ये भी हॉकी की खिलाड़ी हो जाएगी। ये भी कहां से आती है, तो ये भी आती है हमारी शाहाबाद से, ठीक है। दीपा मलिक की अगर आप बात करें तो ध्यान रखेंगे पैरा ओलंपिक में, ठीक है, शॉर्ट पुट, ये क्या खेलती है, शॉर्ट पुट खेलती है। कौन, दीपा मलिक, समझ गए। सोनीपत से आती है कौन, दीपा मलिक। चलिए अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्य के रूप में हरियाणा राज्य में कितनी सीटें आवंटित हैं? तो इनके बारे में तो हमने बहुत बार पढ़ चुके हैं। देखो, अगर आपसे पूछ ले हरियाणा में कुल सांसदों की संख्या कितनी है, कुल सांसदों की संख्या, तो वो 15 रहने वाली है। अगर लोकसभा से पूछ ले तो ध्यान रखेंगे लोकसभा से कितने हैं, 10, और राज्यसभा से पूछ ले तो राज्यसभा के कितने हो जाएंगे, 5, और विधानसभा के सदस्यों की संख्या हमारे से पूछ ली जाए तो कितनी हो जाएंगी, 90 हो जाएंगी, ठीक है। और विधानसभा में आरक्षित सीटें कितनी है, 17 है। लोकसभा में आरक्षित सीटें कितनी है, 2 है। और वो 2 आरक्षित सीट कौन कौन सी है, तो ध्यान रखेंगे अंबाला और अंबाला के साथ सिरसा, ये 2 हमारे क्या रहेंगे, आरक्षित रहेंगे, ठीक है। तो अब देखो राज्यसभा में सदस्यों के रूप में कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, संदेश साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? देखो, संदेश समाचार पत्र की बात करें तो आप ऐसे ध्यान रख लेना, श्री राम का तिलक और नेकी का संदेश। तो इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे, नेकी राम थे, ठीक है। कौन थे, नेकी राम। देखो, एक समाचार पत्र आता है हमारे पास और उस समाचार पत्र का नाम है जैन प्रकाश, ठीक है। किसके बारे में ध्यान रखेंगे, जैन प्रकाश। और ये जो जैन प्रकाश समाचार पत्र है ये किसका है, तो ध्यान रखेंगे जियालाल जैन का, ठीक है। जियालाल जैन का रहेगा। और ये कब लिखा गया था, तो ये कब निकाला गया था, 1885 में। फिर ध्यान रखेंगे किस प्रकार की पत्रिका है, ये मासिक पत्रिका है और हरियाणा का प्रथम हिंदी समाचार पत्र। हरियाणा का कैसा, तो ध्यान रखेंगे प्रथम हिंदी समाचार पत्र ये रहेगा, हरियाणा का प्रथम हिंदी समाचार पत्र, जो कि 1885 को निकाला गया था, ठीक है। किसके द्वारा, जियालाल जैन के द्वारा इसको निकाला गया था। उसके बाद बात आती है कि भाई इसको कहां से निकाला गया, तो इसको निकाला गया था कहां से, गुरुग्राम से, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे कहां से निकाला गया था, गुरुग्राम से। एक समाचार पत्र आता है जिसका नाम है जाट समाचार पत्र, ठीक है। तो अगला जो समाचार पत्र है वो ध्यान रखेंगे आप, जाट समाचार पत्र। ये कब निकाला गया था, तो ये ध्यान रखेंगे 1889, 4 साल बाद 1889 को निकाला गया था। और किसने निकाला था, बाबू कन्हैया लाल ने, ठीक है। तो ये किसका हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे जाट समाचार पत्र है, ये हो जाएगा बाबू कन्हैया लाल का। किसका, बाबू कन्हैया लाल का, ठीक है। इसको भी कहां से निकाला गया, तो इसको भी निकाला गया था कहां से, गुरुग्राम से, ठीक है। कहां से निकाला गया, गुरुग्राम से। उसके बाद आगे बात करें तो आगे एक आता हमारा जाट गजट, ठीक है। ध्यान रखेंगे जाट गजट, ये साप्ताहिक पत्रिका थी जो कि 1916 में निकाली गई थी। कैसी थी, साप्ताहिक। और किस भाषा में निकला था, मोस्ट इंपोर्टेंट, उर्दू भाषा में साप्ताहिक पत्रिका, ध्यान रखेंगे। और इसके संपादक कौन हुए हैं, सर छोटू राम। कौन, सर छोटू राम। और कहां से निकलता था ये, रोहतक से। उसके बाद ये ध्यान रखेंगे जाट गजट बंद कब हुआ था, 1980 में इसको क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। किसको, जाट गजट को। उसके बाद आते हैं 1923 पे, और 1923 में निकलता है क्या, हरियाणा तिलक, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे क्या, 1923 डेट ध्यान रखेंगे। और 1923 में समाचार पत्रिका कौन सी, तो वो थी हरियाणा तिलक के नाम से, ठीक है। और हरियाणा तिलक किसने निकाली, तो ये श्री राम शर्मा की। किसकी, श्री राम शर्मा का समाचार पत्र हो जाएगा, ठीक है। जबकि संदेश साप्ताहिक की बात करें तो वो किसका, नेकी राम का। तो और भी बहुत सारे समाचार पत्र हैं, आगे क्वेश्चन आएगा तो उनके बारे में भी हमें डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही बहुत रहेगा। चलिए आगे, निम्नलिखित में से हरियाणा की राजभाषा कौन सी है। कल भी इस क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कस किया था, लेकिन आज कुछ नया करते हैं इसमें। तो ये कौन सी हो जाएगी, हिंदी हो जाएगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी को हरियाणा की आधिकारिक भाषा कब घोषित किया गया, डेट पूछ ले तो फिर क्या बताओगे, तो ध्यान रखेंगे। चलो भाई कमेंट में आप आंसर जरूर देना इसका, कि हरियाणा की राजभाषा जो है हिंदी, इसको कब घोषित किया था, ठीक है। कब ये अधिनियम आया था, इसका आपको कमेंट में जरूर बताना है। चलो अब मैं बता देता हूं इसको, ठीक है। देखो क्या बताना है, हरियाणा की आधिकारिक भाषा, हरियाणा की आधिकारिक भाषा अधिनियम, आधिकारिक भाषा जो अधिनियम है
ये कब आया था, ये क्वेश्चन आपको इसका आंसर कमेंट में करना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या बताओगे, कल मैंने बताई थी किसके बारे में, हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा, तो इसके बारे में आज तो करने की जरूरत है नहीं, वैसे वर्बली बता देता हूं मैं आपको। हरियाणा की दूसरी जो राजकीय भाषा है वो पंजाबी, और कब बनाई गई थी ये 2010 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में, ठीक है। इससे जस्ट पहले कौन सी थी, इससे जस्ट पहले तमिल होती थी, और तमिल को दूसरी राज्य की भाषा का दर्जा दिलाने वाले कौन थे, तो वो हमारे चौधरी बंसीलाल थे, ठीक है। और तमिल का दर्जा समाप्त किसने किया था, तो वो ओम प्रकाश चौटाला ने किया था। तो ये हमने कल डिस्कस किया था, ठीक है। अगर भाई आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लेलिस्ट में हमने 13 क्लासें डाल रखी है, उनको जरूर देखें, बड़ी हेल्पफुल रहेंगी, कुछ भी हम नहीं छोड़ेंगे। हरियाणा जीके के एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर देंगे। और दूसरी एक बात और बता दूं मैं आपको कि भाई जो हमारी हरियाणा की करंट अफेयर है उसको भी यहीं पे हम करवा देंगे, ठीक है। जैसे ही एग्जाम की डेट घोषित होगी तो करंट अफेयर को ही केवल क्वेश्चन ही नहीं करवाएंगे, बल्कि करंट अफेयर भी आपको रटवा दी जाएगी हरियाणा की, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि भाई जो 25% वेटेज है वो हरियाणा जीके का रहने वाला है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है हरियाणा जीके, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। एक दूसरा ना, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो ये तो मैंने अभी बता दिया आपको कि भाई दूसरी जो राजकीय भाषा है ये कौन सी, तो वर्तमान में पंजाबी है। लेकिन ध्यान देंगे किसके बारे में, बोली के बारे में, कि भाई मैंने बोली कितनी बताई थी हरियाणा की। देखो हरियाणा की बोली की बात करूं तो मैंने कितनी बोलियां बताई थी, हरियाणा में कितनी बोली बोली जाती है, 6 बोलियां बोली जाती है, ठीक है। कौन कौन सी थी तो वो बताएंगे आप। देखो बांगरू बताया था एक, उसके बाद आपसे बताई थी बागड़ी बताई थी, उसके बाद आपसे मैंने मेवाती बताई थी, मेवाती के बाद आपसे अहिरी बताई थी, अहिरी के बाद ब्रज बोली बताई थी, और उसके बाद एक बताई थी कौन सी, कोरवी बोली, ठीक है। कौन सी, कोरवी बोली। तो अब देखो याद हो गई होगी ना, कल जिसने भी क्लास ली होगी तो उसको ये सारी चीजें याद हो गई होंगी, थोड़ा बहुत भूल गए होंगे तो अब रिवाइज हो गया। तो ये 6 बोलियां हैं। अब देखो इनसे क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, कल तो हमने केवल इतना देखा था कौन कौन सी बोली बोली जाती है। आज हम ये देखते हैं कि सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली इसमें से कौन सी हरियाणा में। तो ध्यान रखेंगे ये हरियाणा में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली रहेगी, ठीक है भाई। उसके बाद आप मेरे को बताएंगे राजस्थान के लगते हरियाणा में कौन सी बोली बोली जाती है, तो ये राजस्थान के साथ लगता हरियाणा में बोली जाती है कौन सी, तो वो बोली जाएगी बागड़ी। अब आ जाओ मेवाती पे। तो देखो मेवाती की बात करें तो ये कहां पे बोली जाएगी, तो ये मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। अहिरी में 3 डिस्ट्रिक्ट ध्यान रखेंगे, मतलब कि 2 डिस्ट्रिक्ट और एक शहर, एक तो रेवाड़ी हो गया, उसके बाद एक पटौदी के बारे में ध्यान रखेंगे, और एक हो गया हमारा महेंद्रगढ़, यहाँ पे अहिरी बोली बोली जाती है। ब्रज की बात करें तो ये जो ब्रज भाषा है, ब्रज बोली है, ये अपना फरीदाबाद, ठीक है, मथुरा का लगता फरीदाबाद हो गया। इसके अलावा पलवल हो गया, और पलवल के साथ साथ आप बल्लभगढ़ के बारे में ध्यान रख लेंगे। कोरबी बोली हरियाणा के 2 जिले ध्यान रखेंगे, के से कुरुक्षेत्र, और एक कौन सा हो जाएगा, अंबाला जिला हो जाएगा, ठीक है भाई। ये हो गया, समझ गए। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे जो आपको कमेंट बॉक्स में करना था कि भाई हरियाणा की आधिकारिक भाषा अधिनियम कब पारित हुआ, 1969, और 1969 में हिंदी को हरियाणा की राजभाषा बनाया गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे 1969, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री बने। तो आपको सबसे पहले ये बताना है कि जो हरियाणा का विकास पुरुष है, ठीक है, हरियाणा का विकास पुरुष किसे कहा जाता है, हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है, हरियाणा का भागीरथी किसे कहा जाता है, ठीक है, हरियाणा का शिल्पी किसे कहा जाता है, हरियाणा का शिल्पी। और उसके बाद बताना आपको आधुनिक हरियाणा का निर्माता, आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे कहा जाता है। तो देखो ये जितने भी नाम मैंने आपसे बताए हैं सारे के सारे नाम किसके हो जाएंगे, तो ये चौधरी बंसीलाल के हो जाएंगे, ठीक है। बंसीलाल जिसका जन्म 1927 को हुआ था, ध्यान रखेंगे कहां पे, गोलागढ़ भिवानी में इसका जन्म हुआ था 1927 में। और ये हरियाणा के सबसे युवा सीएम होंगे, सबसे युवा सीएम
जो कि 41 वर्ष में हरियाणा के क्या बने थे, ये बने थे सीएम, और इनका कार्यकाल सीएम के रूप में 4633 दिन का रहेगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये भी ध्यान रखेंगे कि भाई इसने एक अलग पार्टी बनाई थी जिसका नाम था हरियाणा विकास पार्टी, लड़का लड़की इसका चुनाव चिन्ह था, और 1996 में उसी पार्टी के दम पे इसने सरकार बनाई थी। और उसके बाद 1 जुलाई 1996 से लेके 1 अप्रैल 1998, 2 साल इनके शासनकाल में शराबबंदी भी रही। ठीक है, अभी कह रहा हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री बने, तो देखो ये हरियाणा में पहली बार मुख्यमंत्री तो बने थे, फर्स्ट बार हरियाणा में ये व्यक्ति मुख्यमंत्री बनते हैं कब, 1977 में। ठीक है, 1977 में, और नाम क्या था इसका, ताऊ के नाम से जाना जाते हैं, जननायक कहा जाता है। भारतीय हरियाणा की राजनीति के विषम पिता में कहे जाते हैं कौन है, तो उनका नाम था ताऊ देवीलाल। ठीक है, लोकराज लोकराज लोकलाज से चलता है, ये नारा भी किसका था, देवीलाल का था। ठीक है, तो ध्यान देंगे जो देवीलाल है 1977 में पहली बार हरियाणा के सीएम बने थे। उसके बाद 1987 में इसने 85 सीटें जीतने का काम किया था, सबसे बड़ी जीत थी 85 सीटों के साथ हरियाणा में। ठीक है, और 1987 में जनता दल से इसने क्या लड़ा था, चुनाव लड़ा था, किससे, जनता दल से। उसके बाद बात आती है 1987 में ही इसने 100 रुपए बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत की थी, 100 रुपए बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत की थी। और 1988 में ध्यान रखेंगे, 1988 में किसानों का कर्ज माफ किया था, किसानों का कर्ज माफ किया था। ठीक है, ये दो काम ऐसे थे भाई, ये व्यक्ति अनपढ़ थे, और ये दो काम ऐसे थे जो इसको लेके चले जाते हैं भारत की राजनीति में, और इसकी जो छवि है, इसकी जो लोकप्रियता है वो पूरे भारत में फैल जाती है। और उसके बाद आपको पता ही है कि बनना तो इसको प्रधानमंत्री था, लेकिन ये बना दिए गए उप प्रधानमंत्री, और वो व्यक्ति कौन थे, ताऊ देवीलाल। ठीक है, अब देखो ये 2 बार हरियाणा के उप प्रधानमंत्री बने, 1989 से 90, और उसके बाद 1990 से 1991। ठीक है, तो ये आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे, कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में स्थित है। अब देखो अगर आपसे हरियाणा के उत्तर में पूछ लिया जाए कौन सा राज्य है, अगर आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा के उत्तर पश्चिम में कौन सा है, उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है, इनके आप आंसर करेंगे, फिर पूर्व में तो हम बता ही देंगे। देखो सबसे पहले अगर उत्तर की बात करें तो उत्तर में रहेगा हिमाचल प्रदेश, उत्तर पश्चिम की बात करें तो इसमें रहेगा हमारा पंजाब, दक्षिण पश्चिम की बात करें तो इसमें रहेगा राजस्थान, और हरियाणा के पूर्व की बात की जाए तो उसमें उत्तर प्रदेश, और इसके साथ साथ है दिल्ली का भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा शहर है। तो देखो अगर भाई जिसने भी क्या नाम है हमारी जो क्लास है वो कंटिन्यू जो ले रहा होगा, तो वहां पे मैंने आपसे बताया था अगर आपसे पूछ लिया जाए क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा शहर, ठीक है। अब देखो अगर आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ोगे तो आप इनमें देख के इशारे को टिक मार दोगे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे शहर के बारे में पूछ रहा है और वो शहर कौन सा होगा, फरीदाबाद, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे चाहे जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा शहर है ही कौन सा, तो वो रहेगा हमारे पास फरीदाबाद, ठीक है, वो रहेगा हमारे पास फरीदाबाद। लेकिन ध्यान देंगे अगर आपसे पूछ लिया जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला, हरियाणा का सबसे बड़ा जिला, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सबसे बड़ा जिला वर्तमान में क्या है, सिरसा रहेगा हमारे पास, ठीक है। सिरसा का क्षेत्रफल 4277 वर्ग किलोमीटर, इससे छोटा हिसार रहेगा 3983 वर्ग किलोमीटर के साथ, और इससे छोटा रहेगा हमारा भिवानी जिला 3283 वर्ग किलोमीटर। ये किसकी बताई मैंने, सिरसा जिले की। ये क्षेत्रफल किसका बताया, हिसार जिले का, और ये क्षेत्रफल किसका बताया भाई, भिवानी जिले का, ठीक है। समझ गए इस बात को। चलिए आज की क्लास छोटी रखेंगे भाई। उसके बाद कौन सा राज्य हेमू के नाम से
प्रसिद्ध था, ठीक है, हेमू के नाम से प्रसिद्ध है। तो भाई इस क्वेश्चन के बारे में कल हमने बिल्कुल डीप से कर लिया था कि भाई इसका जन्म तो कहां पे हुआ था, 1501 माछरी गांव अलवर में हुआ था। पूर्णदास इसके पिता का नाम था। कुश्ती खेलने का इसको बड़ा शौक था, घुड़सवारी का शौक था, और ये बचपन में ही इसका जो फैमिली है वो रेवाड़ी के कुतुबपुर में आके बस गया। कुतुबपुर में ही हेमू की हवेली मैंने आपसे बताई। उसके बाद बाजार सुपरिटेंडेंट और गुप्तचर रहा करता था। इस्लाम शाह सूरी के जो शासनकाल है उसी में। और वजीर यानी कि प्रधानमंत्री ये बना था किसके, आदिल शाह सूरी के शासनकाल में। आदिल शाह सूरी के लिए इसने 22 लड़ाइयां लड़ी थी, एक भी नहीं आ रहा था। और 7 अक्टूबर 1556 अफगान कमांडरों और राजपूत जो राजा थे उनकी मौजूदगी में ये व्यक्ति पुराना जो किला है ना वहीं पे क्या करता है, वो अपना राज्य अभिषेक करवाता है। और 28 दिन का इसका क्या रहा था, शासनकाल रहा था। और आखिर 5 नवंबर 1556 को पानीपत के दूसरे युद्ध में इसकी क्या हो जाती है, हार हो जाती है, ठीक है। तो इस ये रहेंगे हमारे भारत के 14वें और अंतिम विक्रमादित्य। कौन है, सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, ठीक है भाई। चलो आगे। उसके बाद राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की थी, ठीक है। तो अब देखो कौन सी सदी में वो स्थापित की थी। तो भाई जो राजा हर्षवर्धन है इसका शासनकाल 606 से 647 रहा है। और ये आपको पता है तो आप आसानी से बता देंगे कौन सी सदी में, 7वीं सदी में कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में इसने अपनी क्या स्थापित की थी, राजधानी स्थापित की थी, ठीक है। ये एक नाटककार भी था, ध्यान रखेंगे, नाटककार भी था। रत्नावली, ठीक है, रत्नावली ध्यान रखेंगे। एक नागानंद का नाम ध्यान रखेंगे और एक प्रियदर्शिका। ये क्या थी भाई, ये इसके 3 नाटककार हैं जिसकी रचना किसने की थी, तो जिसकी रचना की थी राजा हर्षवर्धन ने, ठीक है भाई। तो भाई आज कुछ काम है तो आज की जो क्लास है उसको हम यहीं पे समाप्ति की घोषणा करते हैं। कल फिर मुलाकात होगी। तो हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आ रही होगी। तो धन्यवाद, जय हिंद।